यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां है, एकदम लेटेस्ट टेस्ट है ये, क्योंकि अभी जो पिछला संडे था, आज यहाँ पर ट्यूसडे, ठीक है, जो 2 दिन पहले संडे था वो संडे का यहाँ पर पेपर है, ठीक है। अगला जो संडे आएगा यहाँ पर उसमें भी आपका टेस्ट नंबर 8वां रहेगा वो, राइट। तो हर संडे यहाँ पर टेस्ट होता है और उसके एक दिन बाद में हम यहाँ पे आपको डिस्कशन कराते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछे गए क्या क्या यहाँ पर सिलेबस है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें इकोनॉमिक का दे रखा है, कितना क्वेश्चन है, करीब यहाँ पर 75 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स का यहाँ पर 25 क्वेश्चन दे रखा है। 75 और 25 पूरा 100 क्वेश्चन हो गया, राइट। तो आते हैं कोड यहाँ पर 2607, देखते हैं क्वेश्चन। और इससे पहले कि मैंने आज जो यूकेटी अपना चैनल है इसका जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 15 वो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी हमारा जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसमें जो गवर्नेंस का आता है, ठीक है। एक आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है, तो लेकिन पॉलिटी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ गवर्नेंस के आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी मैंने 50 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, 50 क्वेश्चन कल इसका पार्ट 2 करेंगे। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका पार्ट 2 है वहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला कथन यहाँ से, इसमें बोले जो लकड़वाला समिति है इसकी सिफारिश की शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, IW और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि क्षेत्र जो श्रमिक होते हैं उसके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AL जो होता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहली बात क्या होगी, 52 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वायवी अलग समिति ने अंतर्राज्यीय मूल्य जो भिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए विशिष्ट गरीबी रेखाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 1990 के दशक में आरंभ में गरीबी की जो आकलन के राज्यों के समय यहाँ पर मूल्यों के उपभोग जो पैटर्न था उसके अंतर पर्याप्त रूप में ध्यान नहीं रखा जाता था। और लकड़वाला समिति 1993 में इसने अंतर्राज्यीय मूल्य भिन्नताओं के कारण शामिल करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय गरीब रेखा को राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विभाजित करके इसको पूरी कमी को दूर किया था। किसने? लकड़वाला समिति, इसने, ठीक है। तो यहाँ से वही अलग समिति गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 53 है, गरीबी मापन के संबंध में विचार करना है। हेड काउंट इंडेक्स के तहत केवल जनसंख्या के उस अनुपात को मापा जाता है जो गरीब हैं, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि गरीब कितने गरीब हैं। ऐसे ही पता चलेगा गरीब है, लेकिन ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर गरीब कितने गरीब होंगे, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी, 53 के यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हेड काउंट इंडेक्स गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात को मापता है, ना कि यहाँ पर सिर्फ गरीब जनसंख्या को, है ना। यहाँ सिर्फ यहाँ पर गरीब लोगों को, तो बात गलत हो जाएगा। गरीबी अंतराल के यहाँ पर जो सूचकांक है उसके तहत गरीबी रेखा के अनुपात में गरीबी रेखा के सापेक्ष उपभोग या आय अंतराल को मापते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर अंतराल जो होता है इसका ये गरीबी उन्मूलन और न्यूनतम लागत स्पष्ट करता है। यदि यहाँ पर हस्ताक्षर पूरी तरीके से जो हस्तांतरण है पूरी तरीके से लक्षित होते हैं और माप गरीबों के बीच असमानता में परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, तो यहाँ से ये करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सेकंड वाली बात इसकी सही होगी। जो गरीबी अंतराल सूचकांक है ये गरीबी रेखा के अनुपात को यह मापता है कि यहाँ पर कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी में अंतर कितना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुद्रा मूल्यन के संभावित यहाँ पर प्रभावों पर विचार करना है। घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि, पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, पूंजी प्रवाह में गिरावट, ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आयात में महंगा होना, ये भी इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बता रहा है कि यहाँ पर रुपए की निरंतर अवमूल्यन होगा, उसके यहाँ पर संभावित परिणाम हो सकते हैं। ये रुपए का जो अवमूल्यन होता है उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होना, पूंजी प्रवाह में गिरावट आना और आयात का महंगा होना। सभी यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी क्या होगा, 54 का करेक्ट आंसर है। 55 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य विगत वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व स्थिति में जो गिरावट आई उसको दर्शाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 55 का स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात बोला है कि केंद्रीय बजट जो राजस्व घाटा था इसका सकल घरेलू उत्पाद का GDP का 1.5% निर्धारित किया गया था, जो वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान से 1.9% बेहतर है, ठीक है। गिरावट नहीं आई, बेहतर होगा, ठीक है। जो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात यहाँ से वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करना और दिशा निरंतर प्रगति का संकेत देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वर्ष 2025-26 में
राज्यों की केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले अंतरण गिरावट आने का अनुमान है जो विगत वर्ष देखी गई वृद्धि के प्रवृत्ति के विपरीत होता है। तीसरी बात गलत होगी। ओनली वन से टू करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है 55 का। 56 नंबर देखते हैं, सही पूछा है तो। केंद्रीय बजट 2025-26 के में मंत्रालयवार जो व्यय है उसके संबंध में विचार करना है। जल शक्ति मंत्रालय की 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में आवंटन उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बात 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, संचार मंत्रालय के आवंटन में काफ़ी गिरावट देखी गई जिससे यहाँ पर विगत वर्ष के संशोधित अनुमान में 1/4 से अधिक की कमी आई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बजट प्रबंधन में 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कमी देखी गई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कमी देखी गई 13.2% की कमी दर्शाता है, 13.2% की। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 56 का डी। 57 है, वर्ष 2000 से 2021 और से 2025 से 26 के दौरान राजकोषीय जो प्रवृत्ति है उसके संबंध विचार करना है। सकल यहाँ पर जो घरेलू उत्पाद है इसको लेकर के जीडीपी की प्रतिशत के बीच जो रूप होता है उसमें केंद्र सरकार की बकाया देता है। 2020-21 में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद लगातार घटती प्रवृत्ति की दर्शाई जाती है। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी? पहली बात 57 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पहली बात उसकी सही है। सेकंड बात है राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान में वर्ष 2020-21 के बाद लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, सिर्फ पहली बात इससे करेक्ट है। क्या होगा? ए यहाँ से इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 2020-21 के बाद ब्याज भुगतान में लगातार वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर बल्कि कम स्थिर होकर महामारी के पूर्व स्तर पर लौट आई है वापस, है ना। 58 है, 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को सामान्य स्थिति के लिए श्रम बाजार की प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। श्रम बल भागीदार दर वर्ष 2017-18 में और 23-24 के बीच यहाँ पर निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। पहली बात 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, कार्यशील जनसंख्या अनुपात में पूरी समयावधि में लगातार वृद्धि हुई है और इसका सर्वोच्च स्तर 23-24 में दर्ज किया गया था। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। आपको डेटा याद रखना है, क्या क्या डेटा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, पॉइंट करके आप लिख सकते हो। तीसरी बात है वर्ष 2017-18 में 23-24 के बीच बेरोजगारी दर लगातार कमी आई है। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों बात करेक्ट है। आंसर 58 का डी। 59 है, 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है वर्ष 2013-14 में से 21-22 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए गए व्यय का अनुपात 60% से अधिक से घटकर 40% से कम रह गया। पहला 59 या 59 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात है वर्ष 2014-15 से 21-22 के बीच जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकार का व्यय क्रमिक रूप से बढ़कर 1.1 या 1.1 से 1.8 तक हो गया है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 59 का सी। क्वेश्चन 60 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 2024 में आरआरबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इनका सकल एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है उसके अनुपात में विगत दशक में निचले स्तर पर आ गया है। पहली बात क्या होगी? सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 2024 में सभी जो आरआरबी से है ना उसमें आरबीआई के जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है उसमें दिशा निर्देश के तहत निर्दिष्ट नियामक लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सेकंड बात ये भी बात सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। ठीक है, आंसर सृष्टि का क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। 61 है, भारत के केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहला बोला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट केंद्रीय बजट संविधान को अपनाने से पहले प्रस्तुत किया गया था। पहली बात क्या होगी? 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत के इतिहास में सबसे अधिक केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का गौरव मोरारजी देसाई के नाम होगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों से सही है। आंसर 61 का सी। 62 है, कथन पर विचार करना है। भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि के समक्ष सूखे का जोखिम होता है। पहली बात 62 के यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत में बोए गए कुल निवल क्षेत्रफल का लगभग 35% ही वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। सेकंड बात इसका
गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत कुल यहाँ पर बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% 55% भाग सिंचित होता है, जो नहरों, ट्यूबवेल, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से निरंतर विस्तार को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट एक पूछ लेता, इसको हटा के दूसरा स्टेटमेंट दे सकता था कि यहाँ पर जो यहाँ पे करीब 50% से अधिक खेती, जो 50% से अधिक यहाँ पर सिंचित जो होती है वो नहर, ट्यूबवेल और सूक्ष्म सिंचाई जो होती है उससे की जाती है। तो क्या होता, ये बात सही होती, क्योंकि 55% है और यहाँ पर तीनों की बात दे दी गई है। ठीक है, तो की पॉइंट आपको नोट करके चलना है सब चीज़ें। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम स्टेटमेंट आपसे पूछे, कभी सेम क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है इन पेपरों से। ठीक है, आपको बस की पॉइंट, मैं इसलिए कहता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठो, कुछ डेटा को नोट करते रहो, आपको डेटा को कंटिन्यू या सब रिवाइज करते रहना है। एक सीक्वेंस में भी देखो मैं क्या करूँगा, अभी डेली टारगेट के हिसाब से मैं एक सीक्वेंस बना दूंगा, कब कब आप कौन सा पेपर याद करना है, कौन सा पेपर पढ़ना है, तो पूरा सेट बना के रखेंगे पूरा 24 मई को एग्जाम है उसको लेकर के। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, मैं यहाँ पर अभी टारगेट भी स्टार्ट करने वाली, क्या क्या चीज़ आपको रोज़ पढ़नी है प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से बात क्या होगी, सेकेंड वाली बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि 35% बोला है, तो ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर है 62 का। 63 है, भारत के कृषि निर्यात के संबंध में विचार करना है। भारत का कृषि खाद्य निर्यात वर्ष 2024 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से या मुख्य भूमिका समुद्री उत्पाद चावल की रही थी। पहली बात, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि का प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विस्तृत आंकड़े दर्शाता है, जिससे यहाँ पर बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ सहित यहाँ पर 46% या 46 जो अमेरिकी डॉलर था वो यहाँ पर उसको लेके भारत के कुल निर्यात का 11.7% दिखाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बोला 50 बिलियन तक, 50 बिलियन नहीं, कितना, 46 बिलियन तक। ठीक है, और 11.7% कुल निर्यात, पहली बात गलत है। सेकेंड, वित्त वर्ष 2024 में कुल कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का निर्यात 1/5 हिस्से से अधिक था। सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही है, आंसर क्या होगा, ओनली 2, बी यहाँ से सही आंसर है। 64 है, सरकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। क्या होगा, बी यहाँ से क्या होगा, 64 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 65 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के बारे में विचार करना है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में NFSA के तहत चिन्हित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्यान्न आवंटित करती है। पहली बात, 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें अंतर्राज्यीय आवंटन एवं वितरण का प्रबंधन करती है और पात्र लाभार्थियों की पहचान करती है, राशन कार्ड जारी करती है और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य दुकानें कामकाज की निगरानी करती है। तो यहाँ से बात गलत होगी, ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात सही होगी 65 के। 66 नंबर क्वेश्चन है, नीम लेपित यूरिया के संबंध में विचार करना है। नीम की परत नाइट्रोजन के घुलने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे क्या होता है, निक्षारण और वाष्पीकरण के कारण होने वाली हानि कम हो जाती है। पहला क्या होगा, 66 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा इसका करेक्ट है। सेकेंड, नीम की परत यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, ये पोषक तत्वों के अधिक समृद्ध हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीम जो किसी परत है उसमें केवल एक भौतिक अवरोध जो नाइट्रोजन को निकलने के लिए नियंत्रित करती है, और ये यूरिया की रासायनिक संरचना को नहीं बदलती है और ना ही उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। तो ओनली वन करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 67 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात, भारत अपनी जो म्यूरिएट्स ऑफ पोटास है MOP की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत की MOP 100% व्यवस्था आयात पर निर्भर होती है। यह पूर्णतः निर्भरता और स्वदेशी पोटास भंडार की कमी और कृषि मांग को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं में से MOP प्राप्त करने की आवश्यकता को दर्शाता है। भारत घरेलू NPK उर्वरकों की मांग का 80% से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि NPK की खपत लगभग 90% हिस्सा देश के भीतर ही उत्पादित होता है, जो नीतिगत हस्तक्षेप और औद्योगिक विस्तार की जो समर्थित जो मजबूत स्वदेशी विद्यमान है उसकी क्षमता को दर्शाता है, न कि यहाँ पर आयात पर निर्भर रहेगा। ये गलत होगा, ओनली वन करेक्ट है, आंसर 67 का एक बात सही है।
68 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कृषि संधारणिता के समग्र सूचकांक के संबंध में विचार करना है। इसकी गणना पर्यावरण, स्वास्थ्य, मृदा एवं जल की गुणवत्ता और सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधित 15 संकेतक का उपयोग करके की गई है। पहली बात, 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इस सूचकांक में 51 संकेतक के रूप में इसकी गणना की गई थी। ठीक है, कितनी, 51 न कि 15, तो गलत हो जाएगा ये। सेकेंड बात है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा जैसे राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम जोखिम का अंतर्गत शामिल होंगे। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिंधु गंगा जो मैदान है इसमें क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, साथ ही यहाँ पर चावल के प्रधान जो राज्य हैं जैसे झारखंड, असम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कुछ जोखिम में, और जो उनकी ये जोखिम गहन जो कृषि है उसके परिणाम मौजूद बना रहता है। ठीक है, कि मतलब जोखिम के अंतर्गत शामिल होगा, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा और राज्य जो जलवायु परिवर्तन कम जोखिम को लेकर, यहाँ पर 2 और राज्य जैसे कि यहाँ पर आपका झारखंड था, है ना, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत हैं, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 69 है निम्नलिखित पर विचार करने, भारत वर्तमान में अपनी खाद्य तेल की मांग का 60% से अधिक हिस्सा घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा करता है। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े तिलहन उत्पादकों में से एक होने के बावजूद भारत खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर होता है। ठीक है, खाद्य तेलों में आयात पर निर्भरता वर्ष 2015-16 में 63.2% से घटकर 56.25% हो गई 23-24 में। ठीक है, जो आत्मनिर्भरता संकेत को 36 से 43% तक संकेतक को सुधार को दर्शाती है। पहली बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर भारत के कुल तिलहन उत्पादन में 75% से अधिक योगदान करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलकर भारत के कुल पाम जो ऑयल है उसका लगभग 98% उत्पादित करते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया 70। भारत की बाह्य ऋण स्थिति के संबंध में विचार करना है। भारतीय रुपए के मूल वर्गित ऋण की लागत, ऋण की जो भारत में बाह्य ऋण है उसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, भारतीय रुपए की जो मूल वर्गित ऋण है उसकी भारत के बाहर ऋण है उससे अधिक की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर मुद्रा संरचना के संबंध में जो अमेरिकी डॉलर है उसके मूल वर्गित ऋण का वर्चस्व बना रहा है जिसमें हिस्सा लगभग 53.8 था। इसके बाद भारतीय रुपए 30.6 और उसके बाद जापानी येन 6.6 और विशेष ऋणाधिकार SDR 4.6, यूरो 3.5 मूल वर्गित स्थान यहाँ पर रहा है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। बोला कि भारत बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो गलत है। सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, ये है जो 53% है किसकी, अमेरिकी डॉलर की। उसके बाद भारतीय रुपये आता है, उसके बाद जापानी येन आएगा। बाह्य खर्च में सबसे बड़ा घटक ऋण का होता है। पहली बात यहाँ से गलत हो गई। दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि बाह्य ऋण के अंतर्गत सबसे बड़ा साधन बना रहा है ऋण का, जो कुल का 34% यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, सही है। तीसरी बात है सभी प्रकार के जो उधारकर्ता होते हैं उसमें गैर वित्तीय निगम की ही भारत की कुल बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 2-3 सही है। आंसर क्या होगा 70 का, डी यहाँ से बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, सेबी के सदस्यों में वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। पहली बात 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, प्रतिभूति अपीली अधिकरण SAT द्वारा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थान के हितों की रक्षा की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सेबी के गठन से पहले प्रतिभूति अपीली प्राधिकरण पूंजी बाजार का प्रमुख नियामक प्राधिकरण था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सेबी के गठन से पहले पूंजी बाजार का विनिमय बोर्ड जो निर्गम था, यह अधिनियम 1947 के अंतर्गत कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज द्वारा किया जाता था। सेबी का गठन वर्ष 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और बाद में वर्ष 1992 में सेबी अधिनियम के तहत इसे वैधानिक स्वायत्त दर्जा प्राप्त हो गया था। तो तीसरी बात से गलत हो जाएगी। ओनली 1-2 करेक्ट है। आंसर 71 का सही पूछा है तो ए।
72 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन ये क्या है? देखो, जो श्रिंकफ्लेशन है ये इस स्थिति की किसी उत्पाद की मात्रा को कम कर दी जो जाती है, जिससे क्या होता है उसका जो मूल्य समान रहता है, लेकिन प्राय ऐसा उत्पादन लागत बढ़ने या बाजार प्रतिस्पर्धा तीव्र होने के कारण किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इस स्थिति में धीमी या स्थिर आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी की उच्च महंगाई होती है। ये स्थिति समानता आर्थिक सिद्धांतों के विपरीत होती है, क्योंकि आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति तीव्र संवर्धित और यहाँ पर मुद्रास्फीति मंदी से संबंधित होती है। ये बात सही जाएगी। तीसरा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होगा? देखो, डिफ्लेशन जो है ये जिसको बोलते हैं, देखो डिफ्लेशन यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज किया है ना, याद रखना है। डिफ्लेशन जो होता है ये अपस्फीति जिसको बोलते हैं, इसका तात्पर्य मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है, जबकि यहाँ पर अपस्फीति डिफ्लेशन का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं की औसत कमी की लगातार गिरावट होना। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। बी 72 का आंसर है। 73 है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के बारे में विचार करना है। देखते हैं, रियर का उच्च मान किसी देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी तथा आयात के सस्ता होने का संकेतक होता है। पहली बात, 73 का पहला स्टेटमेंट में यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, किसी मुद्रा के अवमूल्यन, अधिमूल्यन या अवमूल्यन के निर्धारण हेतु रियर प्रभावी होगा। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? पूछा सही कौन सा है? तो सी। 74 है, भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के संबंध में विचार करना है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। पहली बात, 74 का पहले से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB 1 के तहत केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का यहाँ पर गठन किया जाएगा। ये बात गलत है, ठीक है। सेकेंड, यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार 2 तिहाई या 2 तिमाही तक 6% से अधिक या 2% से कम रहती है तो इसे मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता माना जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है। क्यों? देखो, सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर यदि महंगाई दर लगातार 3 तिमाही तक 6% से अधिक या 2% से कम रहती है तो इसे महंगाई लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता माना जाता है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, पूछे कौन सा सही है, दोनों बातें इसकी गलत हैं, ठीक है। यहाँ बोला औसत मुद्रास्फीति लगातार 2 तिमाही, बल्कि मैंने क्या बताया आपको? महंगाई दर लगातार 2 तिमाही होगी तब, ठीक है। तो दोनों गलत है, डी आंसर होगा। 75, एक एक की पॉइंट से आपको आंसर देखना है कि क्या पर सही है क्या गलत है। ऐसे रटते नहीं जाना है क्वेश्चन को, आपको सिर्फ देखना है क्या यहाँ पर चीज़ बोल रहा है, क्या मुद्रास्फीति बोल रहा है, यहाँ पर इसकी महंगाई के बारे में बोल रहा है ना। तो दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखना है। 75 है, देखो आप लोग क्या है यूपीएससी को जो पेपर देने आते हो है ना, मैं भी दिया हूँ एग्जाम, मैं भी देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या पढ़ते, पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ चलो हमने हर चीज़ पढ़ लिया, पेपर देने आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहना, क्वेश्चन क्या पूछे, कितने क्वेश्चन करके कितने अटेम्प्ट करना है, नहीं। आपको क्वेश्चन अगर वहाँ पर एक, भले ही तुम आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपका टारगेट ही नहीं होता कि 100 क्वेश्चन करना है, नहीं। भले आप 60 क्वेश्चन करो, उसमें सही जो होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब अगर 60 अगर क्वेश्चन किए कम से कम 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप 80 करते हो, आपके अगर 65 या 70 तक, 65 तक या 55 तक भी ठीक है तो भी आपका काफ़ी मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देखो वो कैसे होंगे, क्योंकि आप एक एक पॉइंट जब वहाँ स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको सॉल्व अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। आपको 100 क्वेश्चन करने नहीं होते हैं पेपर में, पेपर में आपको कम से कम 70 से 75 80 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है, जो आते हैं वो, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे क्वेश्चन। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की हाल ही में प्रवृत्तियों के संबंध में विचार करना है। 75 को पहला, वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 24-25 में एफडीआई अंतर्प्रवाह जो अंतर्वाह है उसमें 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, वित्त वर्ष 2024 में 24-25 में एफडीआई की इक्विटी अंतर्वाह में सर्वाधिक हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र की रही है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र एफडीआई इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनकर उभरा था, जिसकी कुल एफडीआई 19% की भागीदारी रही थी। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 16%, ट्रेडिंग 8% का स्थान रहा था। तो ये बात गलत हो जाएगी। वित्त वर्ष 24-25 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह जो अंतर्वाह इससे सबसे अधिक की हिस्सेदारी महाराष्ट्र की थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ये सब देखो जितने भी यहाँ पर डेटा आ रहे हैं आपको डेटा नोट करके चलना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, आपको यहाँ पर एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे, राइट। क्योंकि देखो पेपर तो हमारे सिलेबस से ही पूछा जा रहा है ना कि यहाँ पर ये कहीं बाहर से चलना नहीं है।
तो भले यहाँ से आपको देख सिर्फ एक डेटा को ले ले, है ना, भले क्वेश्चन ना पूछे, एक डेटा को उठा ले, लेकिन आपको डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से नोट करके चलना है सब ये, कहीं आपको बाद में मिलेंगे नहीं ये, क्योंकि अभी नया जो बजट आ जाएगा और नई आपकी योजना आ जाएंगी, उसमें सब मिक्स हो जाएंगे आपके, इस वजह से इनको लिखते चलो आप, ठीक है, बाद में कंपेयर करने में आसानी रहेगी। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 3 करेक्ट, है ना, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित उत्पादों पर विचार करना है। मांस तथा उत्पाद, ठीक है। अगला मादक पेय, फ्लोरिकल्चर उत्पाद, कोको तथा चॉकलेट उत्पाद, गैर मादक पेय। इनमें से बोला है उपयुक्त उत्पाद में से कितने कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को अनुसूचित जो उत्पाद है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर। ये सभी को किया गया है, ये सभी को यहाँ पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण की सूची में शामिल किया गया है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 77 है, अर्थोपाय अग्रिम के बारे में विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त जो भुगतान है उसके बीच अल्पकालिक असंतुलन के प्रबंधित करने हेतु प्रदान की जाने वाली अस्थायी वित्तीय सहायता होती है। पहली बात 77 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकंड, WMA पर लागू ब्याज दर सीमांत स्थायी सुविधा दर से संबंधित होती है। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर WMA पर लागू जो ब्याज दर है ये प्रचलित रेपो दर के बराबर होती है, जो ओवरड्राफ्ट पर रेपो दर 2% से अधिक ब्याज लगता है। तो ये बात गलत होगी। 1 बात सिर्फ करेक्ट है, आंसर ए। 78 है, अधिमानी शेयरों के संबंध में विचार करना है। अधिमानी शेयर धारकों को समानता शेयर धारकों से पहले लाभांश प्राप्त होता है। पहली बात 78 का पहला करेक्ट है। दूसरा, अधिमानी शेयर धारकों को समान शेयर धारकों के समान ही मताधिकार तथा लाभ में हिस्सेदारी अधिकार मिलते हैं। सेकंड बात यहाँ से ये गलत होगी, है ना। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिमानी शेयर धारकों को लाभांश पर प्राथमिकता तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर उनके बदले में समान शेयर धारकों के समान मताधिकार लाभ हिस्सेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। ओनली 1 करेक्ट है। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सकल मूल्य संवर्धन जीवीए का सटीक निरूपण होता है। आंसर हो जाएगा 79 का डी, GDP प्लस उत्पाद सब्सिडी माइनस उत्पाद कर। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर, इसमें बोला है भारत की स्थापित विद्युत क्षमता के संबंध में विचार करना है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट से अधिक है। पहली बात 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है कुल स्थापित क्षमता में आधे से अधिक भाग गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संबंधित होगा। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 81, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का तात्पर्य क्या है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का तात्पर्य क्या है। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। 1950 से 1980 के दशक के दौरान लगभग 4% की भारत की धीमी गति या धीमी GDP संवृद्धि। बी यहाँ से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है जो ये शब्द 1950 में और 1980 के बीच यहाँ पर दशक तक भारत की जो कम आर्थिक वृद्धि थी उसका लगभग 3.5 से 4% को यहाँ पर संदर्भित करता है, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति है 1978 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा भारत की लगातार धीमी वृद्धि को उजागर करने के लिए विवादास्पद व्यक्तिगत के रूप में अपनाई गई थी, ठीक है, याद रखना है। 82 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मतलब नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बताया गया हिंदू रेट ग्रोथ, इसको बताया गया 3.5 से 4% जो रेट है उसको संदर्भित करता है, उसको बताया गया था, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 82, मुद्रित घाटा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। देखो इससे क्या अभिप्राय है, देखो इससे अभिप्राय होगा मुद्रित जो घाटा होगा उस मौद्रिक सहायता को संदर्भित करता है जो RBI केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में बॉन्ड की खरीद करके प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को जिसे ऋण का मुद्रीकरण भी कहता है और नई मुद्रा का सृजन होता है, जिससे यहाँ पर समग्र मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है और संभावित रूप में मुद्रास्फीति की वृद्धि हो सकती है। बाद में RBI अतिरिक्त तरलता को शोषित करने के लिए और मूल दबाव है उसकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इन बॉन्डों के खुले बाजार में बेच सकता है। आंसर 82 का एक करेक्ट है। 83 है, मुद्रा विनिमय व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। मुद्रा विनिमय के तहत दो संस्थाएं पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर विभिन्न मुद्राओं में ऋण देने और चुकाने पर सहमत होती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मुद्रा विनिमय के अंतर्गत
ऋण आमतौर पर विदेशी बाजार में उपलब्ध ऋणों की तुलना में कम ब्याज पर दर प्राप्त होती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 से 27 की अवधि में सार्क देशों के लिए एक नई मुद्रा विनिमय व्यवस्था को मंजूरी दी थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 83 का आंसर डी। 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित साधनों पर ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, इनमें से कितने अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधनों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर सभी तीनों को। इन सभी तीनों को क्या होगा? अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधनों के रूप में किसे वर्गीकृत हम कर सकते हैं? ट्रेजरी बिल या कॉमर्शियल बिल? ये इनमें से बोलेगा कि जो अल्पकालिक मुद्रा बाजार इनमें साधनों के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं करते हैं? ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल और कॉमर्शियल पेपर, ऐसा करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों बातें इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 85 देखते हैं। 85 है, सॉवरेन बॉन्ड गोल्ड को लेकर विचार करना है। कोई निवासी भारतीय एसजीबी को या तो अपने नाम पर या किसी वयस्क बच्चे को और से यहाँ पर धारित कर सकता है। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एसजीबी जो है न्यूनतम निवेश को 1 ग्राम सोना और व्यक्ति की जो 4 किलोग्राम जो 1 ग्राम सोना और व्यक्ति 4 किलोग्राम तक धारण कर सकता है। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, मतलब कहने का कि जो बॉन्ड है 1 ग्राम सोने की इकाई मूल्यवर्धित होती है, जो निस्बत न्यूनतम 1 ग्राम वार्षिक सदस्यता सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट सरकार को अनुसूचित करने के लिए 20 किलोग्राम दिया गया है। दोनों बातें सही है। तीसरा, सभी ट्रस्ट परोपकारी संस्थाओं को, विश्वविद्यालयों को एसजीबी धारित करने की पात्रता होती है। बिल्कुल होती है, ये भी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 86 है, क्रय प्रबंधन सूचकांक के बारे में विचार करना है। पीएमआई विभिन्न उद्योगों में सप्लाई चेन प्रबंधकों के जो मासिक सर्वेक्षण से संकलित किया जाता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों गतिविधियां शामिल होती है। 86 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। सेकेंड, पीएमआई का मान 50 से अधिक होने पर आर्थिक गतिविधि में विस्तार और 50 से कम होने पर संकुचन को दर्शाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, विनिर्माण क्षेत्र के लिए मासिक पीएमआई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक के द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पीएमआई की शुरुआत 1948 में की गई थी, जब इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट SIM द्वारा सर्वप्रथम बार इसको विकसित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर ए। 87 नंबर है, ऑफर फॉर सेल OFS के बारे में विचार करना है। ऑफर फॉर सेल तंत्र के तहत केवल मौजूदा शेयरों की बिक्री की अनुमति होती है और जिसमें कंपनी के नए शेयरधारकों को जारी करना शामिल नहीं होता है। पहली बात 87 के यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कोई भी शेयर धारक चाहे कि उसके पास शेयरों का प्रतिशत कितना भी हो, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर शेयर बेचने के लिए OFS का तंत्र का उपयोग कर सकता है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के विपरीत जहाँ कंपनियां नए शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती हैं, वहीं प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। और OFS का उपयोग केवल मौजूदा शेयर बेचने के लिए किया जा सकता है। केवल प्रमोटर या ऐसे शेयर धारकों जिनके पास शेयर पूंजी का 10% से अधिक है इस तंत्र का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संबंध में विचार करना है। IIP के तहत किसी दी गई अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापा जाता है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। पहली बात 88 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2016 से 17 है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूचकांक के मूल्य जो वर्तमान आधार वर्ष है 11-12 होगा, ये बात गलत हो जाएगी। 16-17 नहीं होगा। इस सूचकांक के तहत मापे जाने वाले 8 कोर उद्योग में से सीमेंट का योगदान सबसे कम है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 IIP शामिल मादों में योगदान 40.27% है। ठीक है, इनका योगदान घटते क्रम में, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफाइनरी और सबसे लास्ट में आपका सीमेंट होगा इसमें।
ठीक है। तो ये बात क्या होगी, तीसरी वाली बात इसकी, तीसरी बात जो होगी ये गलत हो जाएगी, है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि बोला इस सूचकांक में मापे जाने वाले 8 कोरों में से सीमेंट का योगदान सबसे कम है। सीमेंट का सबसे कम होना चाहिए, सही बात लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, सीमेंट से पहले, सीमेंट से कम उर्वरक का भी है, ये भी याद रखना है कि सीमेंट तो कम है लेकिन उससे कम उर्वरक का भी है। अगर सबसे कम नहीं देता तो यहाँ पे ये चल सकता था क्वेश्चन। अगर ये बोलता कि मापे जाने 8 कोरों में से उद्योग में सीमेंट का योगदान इनसे कम है, ऐसा लगता तो ये बात हो सकती थी सही, लेकिन यहाँ पर सबसे कम बोला तो यहाँ पर सबसे कम नहीं होगा, क्योंकि उससे कम एक उर्वरक भी होगा। आंसर होगा 88 का एक करेक्ट है। 89 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, बेरोजगारी का प्रकार और विवरण देखते हैं। पहली बात है, घर्षण बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति ऐसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होता है जो उसकी योग्यता और प्रयासों के अनुरूप नहीं होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका, ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बेरोजगारी बात गलत बता रही है। देखो, घर्षण बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति अस्थायी रूप से नौकरी के बीच होते हैं, और चाहे बेहतर अवसरों की तलाश में हो या नौकरी निकाले जाने के बाद संक्रमण काल में हो, यह स्वेच्छा से नौकरी छोड़ चुके हों, राइट। ये नौकरी खोजने में लगने वाले समय को, अंतराल को दर्शाता है। सिंपल सी बात ऐसे समझ सकते हो, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकंड, अर्ध रोजगार क्या होता है? देखो, अर्ध रोजगार है जो यहाँ पर ये उस स्थिति को दर्शाता है जो कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसकी जो नौकरी है उससे यहाँ पर कौशल योग्यता का प्रयास के अनुरूप नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है? अपर्याप्त वेतन और कम कार्य घंटे ऐसी भूमिका में शामिल होती है जो व्यक्ति की पूरी तरह से क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती है। तो ये बात ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा, आप लिख सकते हो जो पॉइंट बताता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? ये तो पता होगा, है ना। देखो, चक्रीय बेरोजगारी न्यूज़ में भी काफ़ी रहती है, मतलब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको इकोनॉमिक में भी पढ़ते हैं। तो देखो, चक्रीय बेरोजगारी होती है जो इसे बेरोजगारी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में कामगार की आवश्यकता कम होती है तो चक्रीय बेरोजगारी हो जाएगी। सिंपल सा है ना। आंसर क्या है? केवल तीसरा करेक्ट है, तो एक बात इसकी सही है। एक बात कौन सी? ये पहली नहीं, एक बात का मतलब कहने का सिर्फ 3 में से एक बात यहाँ से सही है, तीसरी वाली, ठीक है। क्वेश्चन 90 है, ट्विन डिफिसिट्स के बारे में शब्द में किन 2 शब्दों को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा, ट्विन डिफिसिट जो है ये संदर्भित करता है चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। 90 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, लघु और सीमांत किसान, बटाईदार और काश्तकार, ठीक है, मौखिक पट्टेदार, संयुक्त दायित्व समूह, इनमें से कितने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, ये सभी लिख सकते हो आप। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र 1 2 3 4 चारों पॉइंट यहाँ लिख सकते हो अपने, ठीक है, डी करेक्ट है। 92 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट, इनमें से कितनों को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, केवल 3। कौन कौन सा? देखो, इसमें से केवल 3 होंगे यहाँ से। जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये यहाँ पर इसमें नहीं होगी, बाकी सब है, क्योंकि वैश्विक जो स्थिरता रिपोर्ट है इनमें से इसको IMF द्वारा किया जाता है, ठीक है, आर्थिक मंच द्वारा नहीं किया जाता, इसको IMF द्वारा किया जाता है, इस वजह से 1 2 4 इसका आंसर होगा। 3 बात है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कल्पना जी कीजिए कि यहाँ पर एक भूखे विद्यार्थी की जो पिज्जा खा रहा है, पहला टुकड़ा अधिक संतोष देता है, दूसरा टुकड़ा कम संतोष देता है और तीसरा टुकड़ा उसे और भी कम, किंतु किसी भी बिंदु के बाद अतिरिक्त टुकड़ा उससे कोई संतोष नहीं रहता है, इसलिए असुविधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो स्थिति है किस आर्थिक नियम को सर्वोत्तम रूप से दर्शा रही है? आंसर हो जाएगा 93 का, ये दर्शा रही है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 94 है, भारत में आरोपित निम्नलिखित में से करों पर विचार करना, आयकर, पूंजीगत लाभ कर और निगम कॉर्पोरेट कर और संपत्ति कर, इनमें से कितने प्रत्यक्ष कर होंगे? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर डी, ये सभी क्या है? ये प्रत्यक्ष कर हैं, चारों लिख सकते हो। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस, और अप्रत्यक्ष कर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 94 का डी, यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित पर विचार करना है, विनिवेश जो सेबी द्वारा अनुमोदित विधियों जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO, ऑफर फॉर सेल, OFS, शेयर जो शेयर एक्सचेंज के यहाँ पर बायबैक के माध्यम से प्रबंधन
नियंत्रण हस्तांतरण के बिना हो सकता है। पहला 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। क्यों सही है पहला? क्योंकि देखो सीपीएसई जो है, सीपीएसई मतलब जो रणनीतिक यहाँ पर विनिवेश होता है सीपीएसई, इसमें सरकार की पूर्ण या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री के साथ साथ यहाँ पर प्रबंधन और नियंत्रण का भी हस्तांतरण शामिल होता है। ठीक है, वही यहाँ पर जो चयनित सीपीएसई होते हैं उसमें अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री, प्रबंधन और नियंत्रण हस्तांतरण के बिना सेबी द्वारा अनुमोदित विधि आईपीओ, ओएफएस, शेयरकों के जो बायबैक है उसके माध्यम से की जाती है। ये बात करेक्ट है। सेकेंड, विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बात यहाँ से करेक्ट है। और ये 27 मई 2004 को यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में कार्यरत हुआ था और 14 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर निवेश सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM ये कर दिया गया था। दोनों करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। 96 से भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मापन के संबंध में विचार करना है। वास्तविक जीडीपी के तहत आधार वर्ष के मूल्यों को उत्पादन के मूल्यांकन द्वारा वस्तुओं के सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में हुए परिवर्तन का पता चलता है। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वर्तमान में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2016-17 है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर 2011 पर है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 22-23 प्रस्तावित किया है, जबकि वर्तमान में जीडीपी की गणना 2011-12 के आधार पर मानकर की जाती है। तो आंसर क्या होगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। 96 का आंसर ये यहाँ से सही है। 97 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ देखते हैं। पहली बात, पहला है छठी पंचवर्षीय योजना जवाहर रोजगार योजना। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार सृजित करना, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। सेकेंड, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये क्या है? सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि 4% वार्षिक कृषि वृद्धि करना था। ठीक है, गलत हो गया। नवीं पंचवर्षीय योजना है, ये योजना औद्योगिकरण, मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य इन सबको और महिला को यहाँ पर सशक्तिकरण करना। तीसरी बात यहाँ से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत यहाँ पर शुरू की गई थी। ये बात करेक्ट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना मरुस्थल विकास कार्यक्रम को लेकर के, ये भी बात इसकी क्या होगी? गलत है क्योंकि यहाँ पर मरुस्थली विकास कार्यक्रम जो था ये 1978 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 97 का एक बात इसकी करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन 98 है, भारत में पेमेंट बैंक के बारे में, जो भुगतान बैंक है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं। पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक जमा स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। पहली बात 98 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ऐसे करेक्ट है। सेकेंड, पेमेंट बैंक यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड भी जारी कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। वे यात्रियों को विदेशी मुद्रा कार्ड जो होता है फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं, जो पूरे भारत में डेबिट एटीएम की तरह काम करेगा। पेमेंट बैंक किसी बैंक के अन्य का बिजनेस जो कोरेस्पोंडेंट बन सकता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों करेक्ट है। आंसर 98 का सी करेक्ट है। 99 देखते हैं। लघु वित्त बैंक SFB के बारे में विचार करना है। लघु वित्त बैंक को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण के जो कम से कम 75% प्राथमिक प्राप्त ऋण क्षेत्र के लिए आवंटित करना अनिवार्य होता है। पहली बात 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत संचालित होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित और निरीक्षित होते हैं। आरबीआई ने 20 जून 2025 को जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक प्राथमिकता ऋण क्षेत्र लगभग यहाँ पर 75% से घटाकर 60% कर दिया है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड बात है SFB को नगद आरक्षित अनुपात, CRR और संबंधित तरल अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन है 100 उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI के बारे में विचार करना है। इसके तहत विक्रेता के दृष्टिकोण
से सीमित जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है तथा यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय यहाँ पर साथ किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। पहली बात, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, पीपीआई की गणना मूल कीमतों पर की जाती है जिसमें यहाँ पर वैट और इसी तरह के कर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पादक द्वारा किसी भी सब्सिडी को शामिल किया जा सकता है। तीसरी बात, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, टेस्ट कौन सा था, टेस्ट नंबर दृष्टि इसका भी यहाँ पर संडे को हुआ है, जो इसी संडे को 2 दिन पहले, टेस्ट नंबर 7वां 2607 इसका कोड है। राइट, अभी जो 2608 कोड का जो पेपर होगा, 2608 मतलब 26/2026 का पेपर और 8वां नंबर टेस्ट का, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जो भी होने वाला टेस्ट 8वां वो आपका अगले संडे को होगा। यहाँ पर इसका पेपर खत्म हो गया। अब यह जो मेंटरशिप टेस्ट एक बचा हुआ है, दृष्टि का मेंटरशिप 13 नंबर टेस्ट, वो भी मैं 1-2 दिन में लेके आने वाला हूँ। राइट, और जो विजन का 17 का पार्ट 2 है वो मैं आपको कल करा दूंगा, और यूकेटी का जो टेस्ट नंबर 15 का पार्ट 2 है वो भी मैं कल कराऊंगा। ठीक है, और फिर यूकेटी का अगला पेपर लेके आएंगे टेस्ट नंबर 16। राइट, और यूकेटी में देखो एक टेस्ट और शामिल करने जा रहा हूँ मैं, योजना मैगजीन है पूरी, जो हमारा जो मार्च से लेकर के दिसंबर तक जितनी भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मार्च से दिसंबर तक योजना कुरुक्षेत्र में, ठीक है, उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक पेपर में लेके आऊँगा। ठीक है, वो अलग से पेपर होगा, टेस्ट नंबर 20 सोच रहा हूँ उसको कराने के लिए। जैसा भी रहेगा आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।